हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आइए आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो कि साइंस में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, उनको देखेंगे और कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आप देखेंगे अगर लास्ट 3 से 4 है ना सेमेस्टर के पेपर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कई प्रश्न होंगे उसमें से जो क्या होते हैं रिपीट होते रहते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इन्हीं प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक बार आप क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी मित्र हमसे जुड़ें और भी अपनी तैयारी को जान सकें। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला परिभाषा। देखो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईंधन को परिभाषित करना है। ईंधन क्या है? ठीक है, तो आइए जानते हैं ईंधन क्या होता है। ईंधन जो होता है यह ऐसा ज्वलनशील पदार्थ होता है, मतलब ये जलता है, जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका प्रयोग हम ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए करते हैं, मतलब हीट प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब यह कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है या कितनी अवस्थाओं में हो सकता है, तो आप कहेंगे 3। कौन कौन? पहला है ठोस ईंधन। ईंधन ठोस भी हो सकता है, ईंधन द्रव अवस्था में भी हो सकता है और ईंधन गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। अब ठोस में जैसे आप लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी हो गया इसका एग्जाम्पल। द्रव में आप देखें जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। और गैस में तो आपको पता ही है जैसे कि एलपीजी गैस है। ठीक है, तो ईंधन के 3 अवस्थाएं हैं और ईंधन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है, जलने वाला पदार्थ है, जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है जो अगला वाला क्वेश्चन है ना, प्रकाश संश्लेषण, है ना, ये भी 2015 में पूछा गया है। और अभी आगे देखेंगे तो अभी और ये मिलेगा, यही प्रश्न आया हुआ लेंथी भी क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो है समीकरण सहित समझाइए। तो देखिए इसकी समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही क्या करते हैं पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं और उसके बाद ग्लूकोज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकाल कर हमें देते हैं। तो ये देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, तो आप कहेंगे 6CO2, मतलब ये देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 अणु हैं यहाँ पे, और 12 किसके हैं, हाइड्रोजन गैस H2O, मतलब जल के कितने अणु हैं, 12। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं, C6H12O6। ये किसका सूत्र है, तो आप कहेंगे ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का भी सूत्र है ये और सुक्रोज का भी सूत्र ही होता है। अगर मान लो बाय द वे कभी कभी एग्जाम में सूत्र ही पूछ लेता है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज में अगर पूछे क्या क्या पाया जाता है तो आप कहेंगे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। इसका अगर रेशियो देखें तो कितना होगा, 1:2:1 है ना। ग्लूकोज में देखो आप कार्बन के 6 हैं मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 6, है ना, 6। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 12। इसका रेशियो पूछा है एग्जाम में और इसका कितना, 6। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 6:12:6, मतलब 6 से कट भी रहा है, 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। तो क्या बन गया, 1:2:1। तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है। हड्डी वाला जो टॉपिक हम पढ़े हैं, है ना, अस्थि वाला, तो जांघ की हड्डी, है ना, जो हमारे थाई, मतलब जांघ की जो अस्थि होती है, थाई बोन्स का नाम क्या होता है, थाई बोन का, तो आप कहेंगे फीमर, है ना, क्या होता है, फीमर। ये ऊपरी वाले जांघ की हड्डी में होता है। उसके बाद जब घुटना आता है तो घुटने की हड्डी का नाम क्या होता है, अगर पूछे आपसे, देखिए आप सुनेंगे आप कई सारी हड्डियों के नाम। जो घुटने की हड्डी होती है उसको कहते हैं हम पटेला, क्या बोलते हैं, पटेला। और जो घुटने के नीचे जो होती हैं हड्डियाँ पैर में, तो 2 होती हैं। ठीक है, कौन कौन, एक होती है टीबिया, जिसका नाम होता है टीबिया, और एक होती है फेबुला। ठीक है, पटेला के नीचे मतलब घुटने के नीचे जो 2 हड्डियाँ होती हैं पैर से जो कनेक्ट होती हैं उनके नाम होते हैं टीबिया और फेबुला।
ठीक है। और हमारी जो चेस्ट बोन है उसका नाम क्या होता है, आप कहेंगे स्टर्नम। और जो गले में पाई जाने वाली हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे हायोड बोन, ठीक है ना, हायोड बोन, ठीक है। उसके बाद जो है और पूछे हड्डी के बारे में कि हमारे जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो आप कहेंगे कितनी होती है, खोपड़ी मतलब पूरा सिर से लेकर यहाँ तक गले तक जो होता है तो 29 हड्डी होती है, ठीक है ना। चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो आप कहेंगे चेहरे में होती है 14 हड्डी, चेहरे में पूछे तो। कान में कितनी हड्डी होती है, तो कान में होती है, आप पढ़े हैं, एक कान में 3 हड्डी होती है, तो 2 कान में 3 3 6, ठीक है। जिसके नाम क्या होते हैं, तो कान की हड्डी का नाम होता है स्टेपीज, मैलियस और इनकस, 3 नाम होते हैं, है ना, क्योंकि एक कान में 3 हड्डी होती है। तो स्टेपीज, मैलियस और इनकस ये कान में, एक कान में पाई जाने वाली हड्डी के नाम होते हैं। उसके बाद और अगर बात करें हम कि जो है हमारे जो हाथ की जो हड्डी होती है ना, हाथ में जो पाई जाती है आर्म, ऊपरी आर्म में, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ह्यूमेरस। क्या होता है, ह्यूमेरस, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं नाम, हमने टॉपिक ही पूरा पढ़ाया है, तो आप टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। जो है इसी वीडियो में जो है बनाए हैं, जो हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, है ना, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर साइंस के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा। बोन्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, एक एक हड्डी के नाम के बारे में पढ़े हैं। तो जो कहते हैं कि एग्ज़ाम में हड्डी से क्वेश्चन नहीं आते, देख सकते हो आप, ये देखिए आया हुआ है और आ भी सकता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन 2015, अभी ये जो क्वेश्चन है ये सभी 15 के क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। एक रिएक्शन दी गई है, इसको बैलेंस करना था, पूरा करना था। ये 4 Na है ना, सोडियम के 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ऑक्सीजन है O2, इसको हमें बनाना है, पूरा करना था। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे आप, तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, 2Na2O, है ना। और जो नाम भी बनता है उसका नाम होता है कुछ ना कुछ, इधर उधर आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये बन गया सोडियम, इसमें हो गया, और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्यों कि सोडियम ऑक्साइड है, कमेंट करके बताएं आप क्या होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके बताएंगे आप। 2NaO ये है क्या, नाम बताएं आप, फिर हम बता रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। देखिए ये भी 2015 में आया था। तो ये होता है किसी भी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या को दिखाने के लिए प्रतीक। ए है ना, यहाँ पे ए क्या है, ये देखिए दिखाया गया है। ए क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। जेड क्या है, परमाणु संख्या है। एक्स क्या है, तत्व है ना, एक्स क्या है, तत्व का नाम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगला पार्ट देखते हैं इसका। देखिए ये देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अब ये जो क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तीव्र परिवर्तन। तो तीव्र का मतलब है होता है कि तेज़ी से होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहेंगे, तीव्र परिवर्तन। तो देखो तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, है ना। ऐसा परिवर्तन जो तेज़ी से होता है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तीव्र परिवर्तन। जैसे कि क्या है, माचिस की तीली का जलना, आप देखते हैं, है ना, बहुत ही तेज़ी से जलती है, जैसे हम रगड़ते हैं। रसोई गैस का जलना आप देखें, जैसे कि हम लाइटर से, है ना, क्या करते हैं, LPG गैस को जलाते हैं, ओपन करते हैं, बहुत तेज़ जलता है। तो ये सभी कोई कैसे परिवर्तन है, तीव्र परिवर्तन। गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये सभी तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा परिवर्तन जो तेज़ी से होता है तीव्र परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना आदि। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हर एक क्वेश्चन रहेंगे, तो इन्हीं में से आपके रिपीट होते हुए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वाष्पन किसे कहते हैं, वाष्पन क्या होता है, वेपोरेशन क्या होता है। आइए हम देखते हैं। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन। पृथ्वी से जल का गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ना वाष्पन कहलाता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे। चाल किसे कहते हैं, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय।
तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे में क्या होता है? समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ से निकाल लेंगे मात्रक आप। दूरी का मात्रक क्या होता है बताइए? मीटर। और बटे मतलब प्रति इसी को बोलते हैं। समय का मात्रक सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड। और चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एकांक समय में मतलब किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चलिए, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी बहुत है, आप पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, याद होगा। अगला देखिए, अब देखो ये देखो क्वेश्चन 2016 में भी आया है और 2019 में भी आया है। फसल चक्रण है ना, फसल चक्रण के बारे में। तो देखिए फसल चक्रण का मतलब क्या होता है, या फिर फसल चक्र भी इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 19 में और 16 में। तो किसी किसी भी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट भी ना हो और हमको जो है फसल भी प्राप्त हो जाए, तो क्या कहलाती है क्रिया? फसल चक्रण कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल को हम क्या करें? तैयार कर लें और उस भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट ना होने पाए, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? फसल चक्रण। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फसल चक्रण की परिभाषा आप नोट कर लेंगे, और नहीं तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप रिवीजन कर लेंगे। और वैसे भी आप 1-2 बार जब सुन लेंगे ना सही से तो याद भी हो जाएगा, और एक बार लिख लेंगे तो आपको बहुत आराम से क्लियर याद हो जाएगा। अर्थात दूसरी परिभाषा दी गई है, ये देखिए है ना, एक तो परिभाषा बोले ही, अर्थात ये भी इसी की परिभाषा है फसल चक्रण की। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इसी क्रम में है ना लिया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले। तो इस प्रकार अदला बदली फसल चक्रण है। फसल की अदला बदली ही फसल चक्रण कहलाता है। ठीक है, बहुत ईजी है फसल चक्रण। एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल को तैयार करना, और ये भी देखना कि जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, तो यही क्रिया क्या कहलाती है? फसल चक्रण। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 16 में आया हुआ, देखो ये। ठीक है, पूरा विज्ञान चाहे आप पढ़े होंगे अभी तक चाहे नहीं पढ़े होंगे, अगर आप सही से 2-3 इस प्रकार से मैराथन टाइप के रहेंगे वीडियो ये, अगर आप इनको देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, अच्छे मार्क आप कर पाएंगे। ये देखो 2016 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, सिरके का रासायनिक सूत्र पूछा है, सिरके का रासायनिक सूत्र पूछा है, और आपसे सिरके का रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल, और इसके सूत्र होता है CH3COOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3COOH होता है सिरके का रासायनिक सूत्र। और सिरके का रासायनिक नाम पूछे तो आप कह देंगे एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अब देखिए, ये देखिए हल है ना, एक आपके उसमें है फसल चक्रण वाले में ही हल के बारे में है। तो देखो मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है? मेस्टन हल, ये हलों के प्रकार हैं है ना, हल भी कई प्रकार के आप पढ़े होंगे। तो कल्टीवेटर है, जैसे कि हैरो है, ये सभी हल के प्रकार में आते हैं। वैसे एक मेस्टन हल भी आता है, इसका मुख्य कार्य बताना है। तो ये क्या करता है? यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। मेस्टन हल का कार्य क्या है? इस हल से जब जुताई की जाती है तो यह भूमि की या खेत की जो ऊपर की मिट्टी होती है उसको नीचे कर देती है, मतलब पलट देती है कुल मिला के, और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देती है। क्लियर? अगला देखो, ये देखो विटामिन। विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी टॉपिक आपके है ना सिलेबस में है। तो कह रहा कि वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए, है ना, वसा में घुलनशील। तो वसा में कितने विटामिन है जो घुलते हैं? तो आप कहेंगे 4, A, D, E, K। ठीक है ना, कौन कौन सा विटामिन है
अब विटामिन ए के बारे में और पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ऐसे विटामिन डी का तो कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन के का नेप्टोक्विनिन, ये इसके नाम होते हैं, आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब विटामिन बी का तो पता ही होगा आपको, थायमीन होता है, ठीक है। विटामिन सी का स्कार्बिक एसिड होता है ना। बी और सी किस में घुलनशील होते हैं, तो जल में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जल में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखो, तो आप बता देंगे बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ए, डी, ई और के। विटामिन ई का हमने बताया केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो आप कहेंगे रेटिनॉल। विटामिन डी का क्या होता है, विटामिन, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं विटामिन ए, और ये आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विटामिन ए, है ना। तो विटामिन ए में जो परतें पाई जाती हैं, है ना, जो विटामिन ए, जो रेटिना आप पढ़ेंगे, रेटिना, मानव नेत्र में रेटिना का प्रतिबिंब बनता है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं विटामिन ए का क्या होता है, रेटिना मतलब रेटिनॉल। विटामिन डी का ये हड्डी से संबंधित है, मतलब कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई, इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। अब विटामिन ई कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी सैलेड होते हैं, सलाद, है ना, उन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, जिससे चेहरे पर क्या बनी रहती है, सुंदरता बनी रहती है। विटामिन के का मैंने बताया नेप्टोक्विनिन होता है, ये आप वैज्ञानिक नाम याद कर लेंगे। विटामिन बी का क्या होता है, तो विटामिन बी का मैंने बताया अभी थायमीन होता है, वैज्ञानिक नाम, केमिकल नेम। अब विटामिन सी का स्कार्बिक एसिड, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इतना इसमें बहुत है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें, केवल जो लिखा है इसी को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने में तो आप भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा अगला, और ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तोलक वाला जो चैप्टर है, सरल मशीन वाला। तो ये देखो क्वेश्चन आया है 2016 में, आगे भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आए हुए, ठीक है, विस्तृत में, मतलब लघुत्तरीय में। तो ये तो एक प्रकार से अति लघुत्तरीय टाइप के हैं। अभी आपको और मिलेगा ये क्वेश्चन। सरल मशीन, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, 5। कौन कौन, उत्तोलक। और उत्तोलक कितने प्रकार का होता है, आपको पता है। उत्तोलक 3 श्रेणी में बांटे गए हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय। आप एक काम करेंगे, तीनों के एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। तीनों प्रकार के श्रेणी के उत्तोलक के एक एक एग्जाम्पल आप दें कमेंट में। अगला, 5 प्रकार के होते हैं सरल मशीनें, उत्तोलक हो गया, पेच भी है एक, और झुका हुआ तल होता है एक, ठीक है, घिरनी है, ठीक है, जो कि हमारे सरल मशीन का मतलब क्या है, सरल मशीन किसे कहते हैं, ऐसी मशीनें जो दैनिक कार्य को करने में कम समय में और जल्दी से हमारा काम कर दें, वो सरल मशीनें कहलाती हैं। तो उसके एग्जाम्पल देंगे 5 प्रकार, उत्तोलक है, पेच है, झुका तल है, घिरनी है, पहिया और धुरी। ये सभी सरल मशीन के क्या है, उदाहरण है। अगला देखो, अब हम सौरमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। करेक्ट, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम बताइए। तो इतने पर हम इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। सौरमंडल में पता है किसे कहेंगे सौरमंडल, तो आप बता देंगे, है ना, कि किसके समूह को, ग्रहों के समूहों को क्या कहते हैं हम, सौरमंडल कहते हैं। ग्रहों, उपग्रहों, है ना, और जो है विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रहों, ये सभी जो समूह में, इन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में आपको पता है, अगर ग्रह की संख्या पूछे ग्रहों के, तो आपको पता है 8 होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक, तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन होता है, बुध होता है, ठीक है। ये रहा हमारा सूर्य, ये सूर्य है मान लो। तो यहाँ पर पहला ग्रह होगा बुध, यहाँ पे बुध होता है, बुध, कौन सा ग्रह, बुध। बुध के बाद शुक्र, कौन ग्रह आता है दूसरे नंबर पे, शुक्र। फिर हमारी पृथ्वी, पृथ्वी, उसके बाद मंगल ग्रह आता है, मंगल ग्रह। फिर क्या आएगा, बृहस्पति, कौन सा आएगा, बृहस्पति ग्रह। फिर कौन आएगा, शनि आएगा, शनि ग्रह। फिर कौन आएगा, अरुण आएगा, अरुण ग्रह। फिर वरुण ग्रह, कौन ग्रह, वरुण ग्रह। तो कितने ग्रह हो गए, 8। आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 और 8 बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, किन किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो बताइए। तो आपको याद होना चाहिए ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह में क्षुद्र ग्रहों की क्या पाई जाती है, एक बेल्ट पाई जाती है, इसी में पाए जाते हैं इन्हीं के बीच में। तो इस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इतना इसके लिए बहुत ही काफ़ी है। अब हम देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें आप, ये 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, किसी एक अम्ल एवं एक क्षारक का रासायनिक सूत्र लिखना है, मतलब एक अम्ल और एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिख के दिखाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया है। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, आपसे नाम भी पूछ सकता है। HNO3 क्या होता है, ये नाइट्रिक अम्ल है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे अम्ल हैं, आप अम्ल के बारे में पढ़ लेंगे। अम्ल क्या होते हैं, है ना, जो जल में घुल करके देते हैं H+ आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्षार के उदाहरण ये दिए हैं। ये जो अम्ल है जब ये जल के साथ घुलेगा ना तो H+ को अलग कर देगा, H+ आयन हमको देता है। ये अम्ल सभी के सभी, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब क्षार में देखो NaOH को हिंदी में कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH क्या है, NH4OH है ना, ये कौन सा होगा नाम इसका, क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये तो नौसादर भी नहीं बन रहा है, NH4Cl होता है उसका। आप बताएं ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये MgOH का होल ट्वाइस, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सभी क्षारक हैं। इसका एक बार आप कमेंट करके बताएं क्लियर। NH4OH ये किसका बनेगा, इसका नाम क्या होगा। NaOH क्या हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा यार, MgOH का होल ट्वाइस क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको हम, है ना। इनो जो आप लेते हैं एसिडिटी के समय, तो इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो कि एक क्षार होता है। आगे ये Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है, तो इसके लिए पूरा लगाना पड़ता है क्वेश्चन। लगाने पे इसका जो मान आएगा कितना आएगा, +3 आएगा। ठीक है, तो आप कुल मिला के संयोजकता के बारे में भी पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा मेनली 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये तो यांत्रिक ऊर्जा यंत्र के कारण किसे प्राप्त होती है, और ये इसके प्रकार कितने होते हैं, तो 2। कौन कौन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थित ऊर्जा क्या होगा, जब भी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा जो मिलती है ना, वो स्थित ऊर्जा कहलाती है। और किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा किसी वस्तु में होती है, वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। और इनके सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, इसी ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 12mv²। जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, ऊंचाई है, और v क्या है, वेग है। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता रहना चाहिए। और जो स्थित ऊर्जा होती है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। देख रहे हैं ना, जो EP होता है, इसको EP से दिखाते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, H के, क्योंकि mgh लिखा है, इन सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसमें से किसी चीज़ को अगर हम बढ़ाएंगे ना, तो स्थित ऊर्जा बढ़ेगी इस सूत्र में। तो अगर इसमें H को बढ़ाएंगे हम, तो स्थित ऊर्जा बढ़ेगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ पूछता है कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, तो आप कहेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। और जो गतिज ऊर्जा होती है, ये वस्तु का वेग बढ़ने के कारण डबल बढ़ती है ना, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें तो v² के वेग के डबल बढ़ती है, स्क्वायर में, डबल नहीं वर्ग के रूप में बढ़ती है ना। अगर किसी वस्तु की वेग को हम 2 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर।
ये होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है इस टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इतना इसमें बहुत है। आगे देखो, ये देखिए मेरेस्मस रोग, ये आगे आपके विटामिन प्रोटीन से संबंधित प्रश्न। तो मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो आप याद रखेंगे प्रोटीन की, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, तो उसके कारण जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से, वो कौन सा रोग हो जाता है? मेरेस्मस रोग होता है, ठीक है। माँ का दूध न पीना या फिर भोजन उचित मात्रा में ग्रहण न करना भी मेरेस्मस रोग के क्या है? कारण है, क्योंकि प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस रोग होता है। तो ये चीज़ है। और ये देखो 2019 में आया था मेरेस्मस रोग, और 19 में ही ये भी आया है, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देख लीजिए, ये है कास्टिक सोडा का सूत्र Na2CO3, ठीक है, और NaOH, ये सभी कास्टिक सोडा के सूत्र हैं। इसमें ये पहला वाला क्या है? सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, और NaOH क्या है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों के दोनों कास्टिक सोडा के सूत्र हैं। और खाने का सोडा NaHCO3, इसका जो नाम होता है रासायनिक, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, रिपीट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए विटामिन से प्रश्न आया है 2019 में ही, दोबारा पेपर जब हुआ था पहले तब की बात है। तो देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा है, मैंने अभी बताया भी था आपको। देखो यहाँ वही चीज़ फिर रिपीट हो गई एक प्रकार से। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी कमी से आप सुने होंगे, हड्डियाँ क्या होती हैं? सूखने लगती हैं, है ना, कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रिकेट्स रोग कहते हैं, या फिर सूखा रोग। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम, वो होता है कैल्सीफेरॉल। अभी मैंने बताया था ना, कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं हम रिकेट्स या फिर सूखा रोग। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। अगला देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखना है। अब की बार बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा होता है उसको बेकिंग सोडा कहते हैं हम। तो उसका रासायनिक सूत्र पूछा है और इसका उपयोग पूछा कहाँ कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं, है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का सूत्र है और इसका उपयोग पूछ रहा है। तो ब्रेड के निर्माण में जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो हम क्या करते हैं, खाते हैं, जो फूली हुई दिखती हैं, जैसे कि ब्रेड है, और पीने वाले पदार्थ में पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोडा वोडा होता है, उसमें इसका नाम ही है ना, बेकिंग सोडा। में भोजन आदि बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी में चाबी भरने पर, कोई घड़ी में चाबी भरने पर जो स्प्रिंग वाली होती है, स्प्रिंग में उसके कौन सी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? क्योंकि हम उसको अपने हाथों से क्या करते हैं, ऐंठते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। फिर बाद में वही ऊर्जा गति के रूप में चलती है, तो घड़ी हमें चलती हुई दिखाई देती है। तो ठीक है ना, घड़ी में चाबी भरने पर उसकी स्प्रिंग में, चाबी वाली की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है? तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा एकत्रित रहती है। बाद में वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में हमको दिखाई देती है, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में बदलकर चलती है घड़ी, ठीक है। आगे देखिए, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम बताओ। कशेरुकी प्राणी के मतलब जैसे कि क्या होते हैं? स्तनधारी, ठीक है ना, मैमल्स। तो देखिए कौन कौन से, आप ह्यूमन्स को ही ले लें तो स्किन है, त्वचा है, उत्सर्जी अंग। त्वचा आप देखते हो अवशिष्ट पदार्थों का, जल का, लवण का क्या करती है ना, उत्सर्जित करती है, बाहर निकालती है। वृक्क है ना, किडनी जिसको कहते हैं। ये यकृत है, हमारा लीवर है, फेफड़े हैं और आंत है। ये सभी के सभी कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अगला आया है कार्य किसे कहते हैं, ये भी आप पढ़े हैं, है ना। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इसकी ऊर्जा जूल होती है, जल नहीं, जूल होती है। कार्य की ऊर्जा क्या होती है? जूल। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो परिभाषा को, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या फिर केवल विस्थापन ही लिख लो, समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो किसी वस्तु पर क्या लगाएं? बल लगाएं।
और उस बल को एक निश्चित दिशा में ले जाएं, तो उस समय जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है ना। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और एक मात्रक होगा, देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर भी कार्य का ही मात्रक होगा। मान लो जूल ना ऑप्शन में दे, एग्जाम में आ जाए, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों की सेम मात्रक होते हैं, तो ऊर्जा का भी यही मात्रक होता है। अगला देखिए, और ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में अंतर बताना है। अब देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है नवीन, नया। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, पुराना, जो बहुत पहले से चलती हुई आ रही हो। तो नवीकरणीय जो संपदा है वह संपदा है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी। नवीकरणीय संपदा वह संपदा है जो भविष्य में, है ना, समाप्त नहीं होगी, अर्थात हम इसका यूज कर सकते हैं। और जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा यह संपदा क्या है, जो भविष्य में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी कुछ समय के बाद। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं टीकाकरण। ये देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था 21 में और 16 में, देख रहे हो ना, ये दो बार आया है। तो टीकाकरण क्या होता है, ये देखते हैं। टीकाकरण क्या होता है, उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का क्या होता है, विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। ठीक है। क्या होता है टीकाकरण, उपयुक्त समय पर, है ना, रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार करना ही क्या कहलाता है, टीकाकरण। इंजेक्शन, बच्चों को देख सकते हैं BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर और दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए, ये फैक्ट है। ठीक है। ताकि क्या ना हो, विकलांगता, है ना, रोग। तो BCG का टीका लगाते हैं ताकि विकलांगता ना हो। पहली बार कब लगता है, ये जन्म से 9 माह के अंदर, जन्म से 9 माह के भीतर ही लगा दिया जाता है। दूसरी बार 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम। अब देखो ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी 2021 में आया था, है ना, पेपर में, दांत के बारे में। और दांत के बारे में भी हमने बहुत बेहतरीन क्लास ली है। अब देख सकते हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या दिया है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो आइए बताते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कृंतक। ठीक है ना, पहला क्या होगा, कृंतक। दूसरा हो गया रदनक, क्या होता है, रदनक। तीसरा है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और चौथा है चवर्णक। कौन सा है, चवर्णक। ये इनके नाम बताने थे और इनके कार्य भी बताने हैं। तो जो कृंतक होता है, इंग्लिश में सीजर बोलते हैं इसको, इसका काम होता है, कृंतक का मतलब कुतरना या काटना। तो जो कृंतक है ये भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करता है। और रत्नक का मतलब होता है, ये नुकीले दांत होते हैं, तो ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, ये किसका काम करते, ये कुतरने के काम करते हैं, कुतरने का। और ये क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, चीर फाड़ का। ठीक है ना। और अग्रचवर्णक क्या होते हैं, ये पीसने का काम करते हैं, भोजन को चबाने के प्रकार से चबा चबा के पीस के चबाना। और जो चवर्णक है इसका भी काम वही होता है, पीसना। ठीक है ना, ये होता है इसका कार्य। और आप देखो 2021 में आया था, 2016 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक का कार्य कुतरना, रदनक का कार्य चीरना फाड़ना, और अग्रचवर्णक और चवर्णक के काम क्या होते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं सभी के सभी। तो ये हो गया। और आप ये पढ़े ही हैं, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, जबकि बच्चों में, शिशु में कितनी होती है दांत की संख्या, 20। ये अस्थायी दांत होते हैं, ये अस्थायी दांत होते हैं, मतलब ये जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। और बच्चों में, शिशु में, छोटे बच्चों में अग्रचवर्णक दांत
नहीं पाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। ये देखो 2021 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, प्राकृतिक आपदा। आप सीरीज लिए होंगे ना, तो सीरीज में आपको मिल जाएगी सभी। आपके पास सीरीज अगर होगी पुरानी वाली या नई वाली, तो आप देखना उसमें 2021 में क्वेश्चन मिलेगा। प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में अंतर बताना है ना। प्राकृतिक आपदा जो नेचुरली होती है, और मानवकृत मतलब जो मानव के द्वारा आपदा बनाई जाए। तो आइए देखिए इसको। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है। मतलब इसके बारे में पहले से नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना, असंभव है। जैसे कि भूकंप है, सुनामी है, कुछ हद तक पता लगा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भविष्यवाणी इसके बारे में नहीं कह सकता है। बादलों का फटना है, विस्फोट होना है, ज्वालामुखी आदि, ये सभी क्या है, नेचुरली है, नेचुरली आपदाएँ हैं, प्राकृतिक आपदा है। जबकि मानवकृत में क्या है, जो मानव खुद करता है आपदाएँ ऐसी। तो मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है। जैसे कि आग है ना, आग के साथ आप क्या कर सकते हैं पता ही है। परमाणु आपदाएं, विभिन्न प्रकार के विस्फोट कराने, आतंकवादी गतिविधियाँ, ये सभी किस में आएंगे, तो ये आएंगे मानवकृत आपदा में। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं किस में आया वो क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, थोड़ा सा और आप धैर्य बनाएंगे तो एक क्लास ये और एक या दो क्लास और लाएंगे, तो इसमें पूरा आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं प्रश्नों की आप बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा। तो देखिए अगला, अब इसको हम देखते हैं। धातु के बारे में आया है ना। धातुओं की 4 विशेषताएँ बताना है। ये भी 2021 में आया है। धातु और धातु आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, है ना, तो उसी का पार्ट है ये। तो धातुओं के विशेषताएं देखते हैं। धातुएं क्या होती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है, ठीक है। धातुओं में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। और धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो कुल मिला के धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक का मतलब क्या है कि धातुओं की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। अगला, धातुएँ क्या होती हैं, आप देखें सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे कि सोडियम बहुत हल्की है ना, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ऐसे गैलियम एक धातु है जिसको हम हाथ पे ही रखें तो उतना कम टेम्परेचर होता है कि वो पिघल जाती है, ठीक है। मरकरी भी धातु है, आप मरकरी को पता ही है। और जो है, और इसमें बहुत सारे धातुएँ हैं, ठीक है, जो कि हार्ड होती हैं, आपको पता ही है। अगला, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है ना। देखो जो कठोर की बात करें तो जैसे कि लोहा है, लोहा देखते हो आप बहुत कठोर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पीट कर, धातु को अगर हम पीटे हैं, पीट कर हम इसका चादर बनाया जा सकता है। और इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि आघातवर्धनीयता पर टिप्पणी लिखिए या परिभाषित कीजिए, तो धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीट कर पतली पतली उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। जैसे कि सोना है, चांदी है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय है धातु, सोना और चांदी, है ना। आप पढ़े होंगे 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तक पतला तार बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से, है ना। आगे तो ये तो खींचने वाला गुण होगा, मतलब तन्यता होगी, तन्यता में ये गुण लिखा जाएगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, क्योंकि ये तो पीटने वाला है, तो ये तो अलग चीज़ें हैं, इसकी चादर बना सकते हैं हम। जैसे कि सोना है, चांदी है, सबसे अधिक आघातवर्धी धातु है। अगर पूछे एग्जाम में तो सोना और चांदी की आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होती है। आगे, धातुओं को हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, और धातुओं को पतले रूप में खींचने की जो क्षमता होती है तो कहते हैं तन्यता। और सोना जो होता है ना, सोना जिसका सिंबल क्या होता है, AU, और चांदी का सिंबल पढ़े ही होंगे आप, AG होता है, ठीक है ना। और ये सोना है, तो ये सबसे अधिक तन्य धातु है। मैंने बताया ना, 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं, इतना पतला खींच सकते हैं आप इसको। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, इसकी तन्यता। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला देखो, ये देखो 2020 में, अभी देखो ये पीछे भी आपको क्वेश्चन मिला था, और ये देखो फिर आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, है ना। 2015-16 में शायद पूछा था, फिर यहाँ पूछ लिया। विरंजक चूर्ण, है ना, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा
जिसको खाने सोडा कहते हैं, धावन सोडा जो धोने वाला सोडा होता है, इसका क्या लिखना है, सूत्र और एक एक उपयोग लिखना है, ये लिखना है। तो देख लो ब्रिंजक चूर्ण के बारे में, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका सूत्र पूछे तो CaOCl2 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है, अगर नाम पूछे तो रासायनिक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ये भी होता है। ठीक है, तो ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सूत्र हो गया CaOCl2। इसका उपयोग पूछा है तो उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में, जैसे कि आप देखे होंगे पीने वाला जो जल होता है उसको शुद्ध करने में भी ब्रिंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग या ब्रिंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र है ना, और कागज़ उद्योग में ब्रिंजक के रूप में भी किया जाता है। इसका मतलब उनके रंगों को विरंजित करने में रंग उड़ा देता है ये ब्लीचिंग पाउडर। अगला बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। इसका नाम होता है रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है।